कुछ सच्चाइयां इतनी धीमी होती है कि हमें सुनाई तभी देती है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। और कुछ दर्द इतने चुप रहते हैं कि बस एक पुरानी खिड़की की चरमराहट भी इन्हें जगा देती है। एक पुराने गांव की शांत गलियों में, जहां शाम की धूल हवा में जैसे किसी भूली हुई दुआ की तरह तैरती रहती है, वही रहता था रामू। साधारण सा आदमी, पर दिल में ऐसे सवालों का बोझ जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। एक टूटी कुर्सी, एक धुंधला पत्र और एक खिड़की जो हर रात जैसे किसी अनदेखी परछाई की आवाज सुनाती थी। आज उसकी वही अधूरी कहानी हम धीरे धीरे नींदसी मुलायम आवाज में सुनेंगे, जहां रहस्य भी है, पछतावा भी, और कहीं न कहीं उम्मीद की एक आखिरी लौ भी। शीर्षक: कहानी अच्छी नींद के लिए। सपनों के बदले मजदूरी, संघर्ष और जीत। धीरे से बोला गया सच जो दिल के अंदर गूंज जाए। एक पुरानी कच्ची गली, जहां शाम की हल्की धूल हवा में तैरती है और दीवारों पर सूरज की धीमी रोशनी जैसे यादों की परत बिखेरती है। वहीं से कहानी शुरू होती है। उस गली के एक छोटे से आंगन में रामू रहता था। सीधा सादा आदमी, हाथों में मिट्टी की गंध और आंखों में चुप्पी की परत। उसके पास एक टूटी कुर्सी थी, एक आधा पड़ा पत्र और एक छोटी सी किस्मत जो रोज कुछ कम और कुछ ज्यादा ले आती थी। गांव की हर शाम को वो अपने पुराने लकड़ी के फ्रेम वाले खिड़की से बाहर देखता, जैसे खिड़की में बसी धूल के कणों में जीवन की छोटी छोटी कहानियां झलकती हों। रामू की पत्नी पहले शहर चली गई थी, एक काम के सिलसिले में, और फिर लौट कर नहीं आई। उसके जाने की कोई ध्वनि नहीं थी, सिर्फ एक पत्र का किनारा जो धुंधला पड़ा रहा। रामू के कदमों में मजदूरी की थकान थी, पर रातों में उसकी सांसों में एक और भारीपन रहता। एक खोया हुआ वादा, एक अधूरा सपना। वो शामें जब वो खेत से लौटा करती, दरवाजे पर रखना अपना जूता और कुर्सी पर बैठकर पुराने दिनों के गीत गुनगुनाता। वो गीत अब अक्सर टूटे हुए शब्दों में उलझ जाते। गांव के बच्चे कहते, रामू अंकल के पास जैसे कोई पुराना साया है, और वे सचमुच कुछ देख लेते, पर कोई उसे नाम नहीं देता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से तनाव बनता। चाय की कटोरी में फिरक की लकीरें, पत्र का किनारा और कुर्सी की सीट पर एक फटी हुई सिलाई, हर चीज एक कहानी में छुपाए हुए थी। एक दिन रामू को खेत में एक पुराना आईना मिला, मिट्टी में छिपा, ऊपर धूल की परत और किनारे पर कुछ खरोंचे, जैसे किसी ने वहां से किसी और जिंदगी का हिस्सा निकाल दिया हो। आईने के भीतर उसने अपना चेहरा देखा। वही थके हुए चेहरे पर एक अजनबी चमक थी, और उसी रात उसने पत्र की धुंधली पंक्तियां फिर से पढ़ी। मैं लौटूंगी, सब ठीक कर दूंगी। पर तारीखें खुली नहीं थी, सिर्फ धुंधले शब्द और बीते हुए दिनों की खुशबू। उस रात रामू के भीतर कुछ पल टूट कर गिरा। न तेज रोना, न चीख, बस एक लंबी सांस और आंखों के किनारे से धीमी सी नमियां। अगले हफ्ते गली में कुछ लोग कहने लगे कि शहर से कुछ लोग आए थे, शायद वही जिनसे उसकी पत्नी की जिंदगी जुड़ी थी। रामू ने सुनकर चुप्पी साध ली, पर उसकी हथेलियां कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मजदूरी के घावों पर एक और नाम का निशान। धीरे धीरे कहानी में एक मोड़ आया, पर वो जोरदार नहीं था। एक शाम एक अनजानी औरत आई, हाथ में पुराने फूलों का गुच्छा, और उसने रामू के सामने वो वही आधापड़ा पत्र रखा जो कई सालों से घर के किसी कोने में था। उस पत्र के किनारे पर एक मोहर थी, और मोहर पर कुछ धुंधला सा अक्षर, जिसे देखते ही रामू के सीने में उथल पुथल हुई, जैसे किसी पुरानी किताब का पन्ना पलटते ही कोई छुपा हुआ सच निकल आए। महिलाओं की आवाज धीमी थी, और उसके चेहरे पर भी थकान थी, पर उसकी आंखों में कोई उम्मीद चमक रही थी। उसने बताया कि शहर में जो हुआ वो ठोस दर्द और मजबूरी का मिश्रण था। कोई बड़ा फैसला, कोई गलतफहमी और कुछ चुप्पी। रामू धीरे धीरे समझने लगा कि हर एक छोटी बात, टूटी कुर्सी, फटा पत्र और वो आईना, सब किसी बड़ी कहानी के टुकड़े हैं।
उस रात रामू ने एक गहरी दरार महसूस की, पर यह दरार जोड़ भी बन सकती थी। उसकी पुरानी यादों ने उसे गले लगाया और उसने अपने अंदर की गलियों से उन नामों को बुलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने वर्षों से दबाए रखा था। आंसू आए, पर वे तेज नहीं। वे जैसे हल्की बारिश की बूंदें हों जो मिट्टी की प्यास बुझा दे। इस टूटन में उसे एक साफ एहसास हुआ। उसने अपने सपनों को मजदूरी के पीछे छोड़ दिया था, पर यह भी सच था कि मेहनत ने उसे जीवित रखा। अब जरूरत थी उन सपनों को नरमी से जगाने की। उसने उठकर वो आईना देखा और अपने चेहरे से धूल पोंछी, और पहले की तरह नहीं, बल्कि मानो स्वयं से माफी मांगते हुए। भीतर से कोई बात निकली, मैंने जो खोया उसे पाना आसान नहीं, पर अब कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों में उसने छोटे छोटे कदम उठाए। वो पत्र की फीकी हुई स्याही से कुछ नाम पहचानने की कोशिश करता, कुर्सी की दरार को सिल दिया और आईना घर की दीवार पर टांग दिया, ताकि हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आए वो उसे कुछ नई रोशनी दे। गांव के लोग धीरे धीरे उसके बंधन को समझने लगे। कोई कोई मदद लाया, कोई सिर्फ पास आकर चाय दे गया। सबसे बड़ा परिवर्तन अंदर हुआ। रामू ने स्वीकार किया कि अतीत की चुभन उसे हमेशा साथ रखेगी, पर वो उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देगा। ये स्वीकारोक्ति धीरे धीरे उसे सुधार की राह दिखाने लगी। उसने छोटे छोटे कामों के बीच समय निकाला पत्रों की खोज और बातों की सफाई के लिए, और हर एक छोटी उपलब्धि ने उसके दिन को नर्म कर दिया। और जैसे सुबह की पहली हल्की रोशनी पुरानी दीवारों की दरारों में उतरती है, वैसे ही रामू के दिल में एक खामोश उम्मीद उभर आई। एक दिन जब वो अपने हिस्से के छोटे छोटे सपनों को भी जी सकेगा, जब मेहनत के बदले उसे सिर्फ थकान नहीं बल्कि शांति भी मिलेगी। जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिर माफ कर दे दिया गया हो। उस खामोश उम्मीद की हल्की रोशनी जैसे उसके आंगन की मिट्टी में भी उतर आई थी। और अगली ही सुबह जब रामू ने आईने पर जमी धूल को एक बार फिर अपनी उंगलियों से छुआ, तो उसे लगा जैसे आईने के भीतर से कोई बहुत धीरे से उसकी ओर देखने की कोशिश कर रहा हो, मानो किसी पुराने अधूरे वादे की परछाई अभी भी वही अटकी हो। उसी दिन जब वो खेत की ओर जा रहा था, उसे रास्ते में एक टूटा हुआ ताला मिला। जंग लगा, हल्का सा खुला हुआ, जैसे किसी बंद दरवाजे की कहानी अचानक सड़क पर गिर पड़ी हो। और उसी ताले को उठाते हुए उसे अपनी पत्नी की वह आखिरी शाम याद आ गई, जब उसने धीरे से कहा था, कुछ बातें मैं बताना चाहती हूं, पर समय ठीक नहीं है। उस समय रामू ने सवाल नहीं किया था, और यही न पूछे गए सवाल अब उसकी सांसों में फंसी हुई गांठों की तरह खनकते, उसे अपनी ही चुप्पियों के बोझ में वापस खींचते। उसने तले को जेब में रखा और आगे बढ़ गया, पर मन में एक आह उठी, क्यों वो उस शाम बस एक शब्द और नहीं पूछ पाया। शाम होते होते जब वो घर लौटा, गली में वही अनजानी औरत बैठी मिली, हाथ में वही फूलों का छोटा सा गुच्छा, पर इस बार उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, जैसे वो कोई और सच लाने आई हो। उसने धीरे से कहा कि शहर में किसी पुराने रिकॉर्ड में रामू की पत्नी का नाम मिला है, पर उसके साथ एक और नाम भी जुड़ा है, कोई ऐसी पहचान जो अधूरी लिखी गई है। रामू का कलेजा हल्का सा कांप उठा, पर उसकी आवाज फिर भी धीमी रही। कैसा नाम? औरत ने कहा। शायद किसी काम के कागजों में एक गलती, या शायद कोई ऐसी कहानी जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। और ये सुनते ही रामू को लगा जैसे हवा में उड़ती धूल अचानक स्थिर हो गई हो, जैसे उसकी पुरानी खिड़की के लकड़ी के फ्रेम में कोई गहरी लकीर और उभर आई हो। उस रात वो खाना नहीं बना पाया, बस उसी टूटे ताले को मेज पर रखकर देर तक उसे घूरता रहा। कहीं ये ताला उसी बंद कमरे से तो नहीं जुड़ा था जिसे उसकी पत्नी हमेशा लॉक रखती थी। कहीं ये वही संकेत तो नहीं कि कुछ छिपा हुआ सच अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। रात गहराती गई और हवा थोड़ी ठंडी हुई, पर उसकी सांसें गर्म और भारी। उसने पत्र को फिर पढ़ा, हर शब्द को जैसे उंगलियों से टटोलते हुए, और उसे महसूस हुआ कि कुछ पंक्तियां ज्यादा धुंधली हो रही है, मानो खुद समय ने कुछ हकीकत छुपाने की कोशिश की हो।
इस धुंधलके में उसे एक अचानक सा कंपन महसूस हुआ, जैसे आईने के भीतर कोई हल्की सी चमक पड़ी हो, जैसे किसी के चले जाने के बाद बचा हुआ एक निशान वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल उसकी आंखें नम हो आई, पछतावा और डर दोनों साथ में। पर उसी नमियत के भीतर एक नरमी थी जो कह रही थी कि सच चाहे जितना भी भारी हो, उस तक पहुंचना ही शायद उसकी नींद, उसकी शांति और उसके बिखरे वर्षों की दवा है। और जैसे जैसे रात ढलने लगी, उसके मन में एक और मौका लेने की उम्मीद ने जन्म लिया। शायद किसी बंद दरवाजे की कुंडी अब भीतर से खुलने वाली हो, शायद किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस उम्मीद की हल्की लहर जैसे उसके कमरे की दीवारों में भी उतर गई थी। और अगली सुबह जब रामू ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे खिड़की के पुराने लकड़ी के फ्रेम पर सूरज की किरणें भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। मानो किसी अदृश्य उंगली ने रात भर खिड़की पर कोई नया निशान बनाया हो। वो धीरे से उठा और जैसे ही आईने के पास गया, उसे लगा कि आईने पर हल्की नमी की एक परत है, जैसे किसी ने रात में वहां सांस ली हो, किसी बहुत परिचित, बहुत दूर चली गई मौजूदगी ने। ये दृश्य उसके दिल में एक धीमा सा कंपन जगाता, और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का खेल है या स्मृति की कोई छुपी परछाई सचमुच लौटने लगी है। उसी बेचैनी में उसने मेज पर रखा वो जंग लगा ताला उठाया, और हैरानी की बात यह थी कि ताले का ढक्कन पिछले दिन की तरह पूरी तरह खुला नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने उसे थोड़ा सा दबाकर फिर से आधा बंद कर दिया हो। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, पर उसने खुद को समझाया कि शायद हवा से सरक गया होगा। और फिर भी दिल में एक डर, एक रहस्य की धीमी सी धड़कन उठती रही। गांव की गली में जाते हुए उसे हर चीज कुछ ज्यादा खामोश लगी। पुराने मकानों की दीवारें, टूटे किनारे, अधखुले दरवाजे, सब जैसे अपनी सांस रोककर किसी कहानी का इंतजार कर रहे हों। रास्ते में उसे नन्ही सी लड़की मिली जो अक्सर खेतों के पास फूल बटोरती थी। पर इस बार उसने एक अनोखी बात कही, रामू काका, कल रात आपकी खिड़की में किसी की परछाई दिख रही थी। कोई खड़ा था वहां, और ये सुनते ही उसके कदम जैसे रुक गए। दिल में एक गहरी खाई खुल गई। क्या कोई सचमुच आया था, या ये वही साया था जिसकी फुसफुसाहट गांव के बच्चे पहले से सुनते आए थे? वो कुछ कह नहीं पाया, बस लड़की के हाथ से गिरे फूलों को उठाकर उसके हाथ में रख दिए और चुपचाप आगे बढ़ गया। खेत पर पहुंचकर उसने काम जरूर शुरू किया, पर मन बार बार घर की ओर लौट जाता। आईने की नमी, आधा बंद ताला और खिड़की पर दिखी परछाई जैसे उसकी सांस के भीतर कोई पुराना नाम लेकर घूम रही थी। दोपहर ढलते ढलते उसकी बेचैनी और बढ़ गई, और उसने सोचा कि शायद शाम होते ही उस अनजानी औरत से उसे और बात करनी चाहिए। पर वो उस दिन गायब थी, जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे उसकी कहानी का कोई हिस्सा अभी बताने योग्य न हो। वो वही पुराने पीपल के पेड़ के पास थोड़ा रुका, जहां बच्चों की आवाजें अक्सर गूंजती थी, पर इस बार वहां सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें उसके दिल की धड़कनें भी अजनबी लग रही थी। अचानक पेड़ की जड़ से उसे कागज का एक टुकड़ा मिला, बहुत पुराना, बहुत धूल भरा, और उस पर लिखा नाम आधा मिटा हुआ, पर बाकी आधे अक्षर कुछ जाने पहचाने से, मानो वो नाम वही हो जिसे वह रोज अपनी यादों में ढूंढता और रात में खोता रहा है। कागज हाथ में लेते ही जैसे हवा भारी हो गई, आंखों में एक जलन सी घुली, और उसे लगा कि शायद सच वही नहीं है जो उसने अब तक समझा। शायद उसकी पत्नी की गुमशुदगी में कोई और परत है, कोई और रिश्ता, कोई डर, कोई मजबूरी। उसी पल उसके दिल में एक दरार और गहरी हुई, पर उस दरार के भीतर एक अजीब सी रोशनी भी थी, जैसे कोई अनकहा सच अब लौटकर उसे छूने ही वाला हो। और उसने धीरे से कागज को मोड़ा, जेब में रखा और घर की ओर चल पड़ा। एक खामोश कदम, एक अनकहा सवाल, और ये एहसास कि कुछ पुरानी भूलें शायद आज रात खुलकर सामने आने वाली है, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिर आखिरकार माफ कर दे दिया गया हो।
घर की ओर लौटते हुए रामू को ऐसा लगा जैसे रास्ते की हर मोड़ पर कोई पुरानी याद उसके पीछे पीछे चल रही हो। जैसे सूखी पत्तियों पर पड़ती उसकी चाल की आवाज भी किसी छुपी हुई कहानी का इशारा दे रही हो। जब वो अपने आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी खिड़की आधी खुली थी। उस तरह नहीं जैसे वो सुबह छोड़कर गया था, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने भीतर से उसे हल्का सा धकेला हो, बिल्कुल उतनी ही दूरी तक जितनी एक झिझकती उंगली खोल सकती है। वो अंदर आया और जैसे ही नजर उस दीवार पर पड़ी जहां आईना टंगा था, उसे लगा कि आईना थोड़ा सा तिरछा हुआ है, मानो उसके भीतर किसी की मौजूदगी ने रात में उसे हिलाया हो। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, उंगलियों को फ्रेम पर रखा और एक गहरी सांस उसके सीने में उतरती चली गई, क्योंकि आईने के निचले कोने पर धूल में एक हल्की सी उकेरी हुई लकीर थी, बहुत पतली, जैसे किसी ने अपना नाम लिखने की कोशिश की हो पर पूरी तरह लिख नहीं पाया। ये लकीर उसकी रूह तक उतर गई और उसने अचानक अपने जेब में रखा वो धूल भरा कागज निकाला। दोनों में एक अजीब सा रिश्ता था, जैसे एक ही हाथ ने दोनों पर किसी अधूरे सच की छाया छोड़ी हो। तभी उसकी खिड़की से हल्की हवा आई और पुराने लकड़ी के फ्रेम ने चरमराकर एक धीमी डरावनी सी पर भावुक आवाज की, मानो घर का हर कोना उसे कुछ बताना चाहता हो, कुछ जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसने मेज पर रखा ताला उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। ताले के अंदर की जंग अचानक थोड़ी ढीली लगने लगी, जैसे कोई भीतर से धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश कर चुका हो। और उसे याद आया अपनी पत्नी का वो पुराना बंद कमरा, जहां वो कभी किसी को नहीं जाने देती थी, जिसे वो हमेशा एक अजीब सी घबराहट के साथ बंद रखती और जहां से कभी कभी कागजों की हल्की हल्की आवाजें आती थी। रामू ने डर और बेचैनी के बीच वो कमरा खोलने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके भीतर जो सवाल उठे थे वे थकान से भारी हो चुके थे। उसने ताला उठाया, कमरे के दरवाजे के पास गया और गहरी सांस भरकर कुंडी को छुआ, पर कुंडी पहले से खुली हुई थी, जैसे कोई कुछ देर पहले ही वहां आया हो। दरवाजा धीरे से चरमराया और भीतर की हवा एक पुरानी अनजानी खुशबू लिए उसके चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने वहां धूप में रखे कागजों को कई दिनों बाद छुआ हो। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर दीवार पर लगी एक लकड़ी की अलमारी पर गई, जिसकी एक दरार उसके यकीन से कहीं गहरी थी। उसने अलमारी खोली और भीतर एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी मिली, उसकी पत्नी की लिखावट से भरी। पन्नों की किनारियों पर हल्की सी नमी और कुछ शब्द ऐसे मिटे हुए मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाया हो। रामू के हाथ कांपे। ये वही सच था जिसे वो वर्षों से ढूंढ रहा था, वही परछाई जो उसकी नींदों में घूमती रही थी। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला और उस पर लिखी पहली पंक्ति ने उसकी सांस रोक दी। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो ये शब्द मेरा सच संभाल लेंगे। ये पढ़ते ही उसकी आंखें गहरी हो गई, मन किसी पहाड़ की तरह टूटकर धूल में बिखरने लगा और उसकी उंगलियों में वो कांपन भर आई जो केवल पछतावा ही ला सकता है। पर इसी टूटन के बीच उसके भीतर एक हल्की सी लौ जली, क्योंकि सच चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे जान लेना, उसे स्वीकार लेना शायद वही रास्ता था जो आगे उसे किसी नई सुबह की ओर ले जाएगा। डायरी की उस पहली पंक्ति ने जैसे कमरे की हवा को कुछ भारी कर दिया था और रामू धीरे धीरे उसी धड़कती खामोशी में अगले पन्नों को पलटने लगा, जहां हर पन्ना उसकी पत्नी की किसी अनकही सांस, किसी छुपे डर, किसी अधूरे दर्द की तरह खुलता जा रहा था। एक पन्ने पर उसे उसकी लिखावट कुछ कांपती हुई मिली। मैं जो बोझ लिए घूम रही हूं उससे तुम्हें दूर रखना चाहती थी, क्योंकि सच कभी कभी घर की दीवारों को भी तोड़ देता है। और ये पढ़ते ही रामू को लगा जैसे कमरे की दीवारों में जमी धूल अचानक गिरने लगी हो, जैसे हर ईंट अपने भीतर की कहानी सुनाने को बेचैन हो, उसके हाथों में पकड़ा ताला जैसे और भारी हो गया। क्या ये वही ताला था जिससे उसकी पत्नी ने किसी राज को बंद किया था? उसने डायरी फिर पलटी और इस बार एक पन्ने के बीच एक छोटा सूखा हुआ गुलाब का फूल दबा हुआ मिला, वही गुलाब जो वो कभी शहर से लाया करता था। और उसकी पत्नी कहती थी
कि इसकी पंखुड़ियां खुशबू से ज्यादा किस्मत लेकर आती हैं। उस सूखे फूल को देखते ही रामू की आंखें भर आई, क्योंकि उस फूल की रंगीन पंखुड़ियों में उसे अपनी पत्नी की थकी हुई उम्मीदें दिखी। जैसे वो कुछ छुपाते छुपाते खुद ही मुरझा गई हो। उसने पन्ने के नीचे एक हल्की सी नोट देखी। अगर कभी कोई ये फूल पाए तो समझ लेना मैं मजबूरी से चुप थी, बेवफाई से नहीं। और ये पढ़ते ही रामू के भीतर वर्षों की जमी हुई गलतफहमियों, शिकायतों और दर्द का बोझ जैसे एक लंबी सांस में टूट कर गिर गया। वो कमरे के बीच में बैठ गया, डायरी गोद में रखी, सूखे फूल को उंगलियों में थामे, और उसकी आंखों से ऐसी खामोश बूंदें गिरी जो चीखती नहीं थी, बस धीरे धीरे बहकर उसकी थकान को धोती जाती थी। हवा में एक धीमा कंपन उठा, जैसे किसी की हल्की आह उसके कानों से गुजरी हो, और अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वही परछाई, वही आभास, वही अधूरापन जिसे बच्चे अक्सर महसूस करते थे। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, पर वहां सिर्फ कमरा था। पर कमरे की खामोशी कुछ पल के लिए एक सांस लेती हुई लगी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी बस एक कदम दूर खड़ी होकर उसे देख रही हो। उसने डायरी बंद की और धीरे से कहा, क्यों नहीं बताया तुमने? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो खुद भी मुश्किल से सुन पाया, पर शायद कमरे की दीवारों ने सुन लिया, क्योंकि एक पुराना लकड़ी का फ्रेम धीरे से हिला, मानो किसी ने भीतर से छुआ हो। रामू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी ने जो भी छुपाया था वो धोखा नहीं, बल्कि कोई ऐसा सच था जिसे वो उसे तकलीफ से बचाने के लिए अकेले ढोती रही। और अब ये एहसास उसके भीतर एक नए तरह का दर्द ला रहा था। दर्द जो टूटता नहीं, बल्कि धीरे धीरे समझ में बदलता है। वो उठा, डायरी को सीने से लगाकर बाहर आया और रात के आसमान को देखकर एक गहरी सांस ली। अब उसे पता था कि सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा, पर वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि शायद इसी रास्ते की किसी मोड़ पर उसे वो रोशनी मिलेगी जिसे वो वर्षों से खोता आया है, और जो अब उसे किसी नई शुरुआत की तरह पुकार रही थी। बहुत धीमे, बहुत कोमल और बहुत सच्चे ढंग से। डायरी को सीने से लगाए हुए जब रामू धीरे धीरे आंगन में लौटा, तो उसे लगा जैसे रात की हवा पहले से कुछ भारी है, मानो उसके भीतर छुपी सच्चाइयां अब हवा में घुलकर हर ओर फैल रही हों। उसने खिड़की के पास रखी उस पुरानी कुर्सी पर बैठते ही महसूस किया कि कुर्सी की लकड़ी में भी कोई हल्की सी गूंज है, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर बैठकर गहरी सांस ली हो। और ये एहसास उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर की तरह सरक गया। उसने डायरी खोलने की कोशिश की, पर उंगलियां कांप रही थी। एक डर, एक उम्मीद और एक पछतावा, तीनों एक साथ उसे कसकर पकड़े हुए थे। तभी उसकी नजर आईने पर गई और वो चौंक उठा, क्योंकि आईने में इस बार उसके पीछे का कमरा नहीं दिख रहा था, बल्कि खिड़की के बाहर की धुंधली गली का दृश्य झिलमिला रहा था, जैसे आईना किसी और ही पल को कैद कर रहा हो, किसी ऐसी परछाई को जो अभी तक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने धीरे से आईने के पास जाकर उसे छुआ, और उस स्पर्श के साथ ही एक अजीब सी गर्माहट उभर आई, मानो किसी ने भीतर से उसका हाथ थामने की कोशिश की हो। वो घबरा गया, पर साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी चाह भी उठी। शायद सच उसके जितना डर रहा है, वो भी उतना ही उससे डर चुका है। उसने डायरी फिर खोली, और इस बार एक पन्ना मिला जिसमें कुछ शब्द आधे मिटे थे, पर उन अधूरे शब्दों के बीच एक वाक्य पूरी तरह साफ था। अगर कोई ताला टूटे बिना खुल जाए, समझ लेना किसी ने हिम्मत की होगी मेरी जगह। ये पढ़ते ही उसका गला सूख गया। क्या उसकी पत्नी किसी और की मजबूरी में फंसी थी? क्या कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, या क्या वो खुद किसी को बचाने जा रही थी? उसके सवालों ने उसकी सांसें भारी कर दी, और उसी क्षण घर के भीतर एक हल्की सी खटखट हुई, बहुत धीमी, जैसे लकड़ी के अंदर से आई हो, जैसे कोई पुराने समय का हाथ अतीत की दीवार खटखटा रहा हो। और उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसकी नजर उसी बंद कमरे की ओर गई जहां से वो डायरी लाई थी। दरवाजा अब थोड़ा सा और खुला था,
जबकि उसने उसे ठीक से बंद किया था। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, और जैसे ही दरवाजा और खोला, उसे अंदर से किसी कागज के गिरने की आवाज आई। फर्श पर एक छोटा सा नोट पड़ा था, उसकी पत्नी की लिखावट में, पर यह डायरी के पन्नों में नहीं था। मानो किसी ने इसे हाल में वही रखा हो। उसने नोट उठाया और उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, सच पास है, डरो मत। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में कुछ गर्म फैल गया। डर था, पर उसके भीतर एक नन्हासा हौसला भी उठने लगा, जो कह रहा था कि शायद वो अकेला नहीं। शायद उसकी पत्नी अपनी अनुपस्थिति में भी उसे रास्ता दिखा रही है। कमरा अब उसे पहले जितना डरावना नहीं लगा, बल्कि जैसे वो किसी अधूरी कहानी का अंतिम पन्ना समेटे उसे बुला रहा हो। बहुत धीरे, बहुत शांत, जैसे रात को अपने रहस्यों पर भरोसा हो। उसने फर्श पर पड़े पुराने बक्से को छुआ। ताला टूटा हुआ नहीं था, पर ढक्कन हल्का सा उठा हुआ था, मानो किसी ने वो सिर्फ उसके आने तक खुला छोड़ रखा हो। और उस पल रामू समझ गया कि सच की डोर अब उसके हाथों में है, और उसे इसे खोले बिना न तो नींद मिलेगी, न सुकून, न ही उन वर्षों का हिसाब जो उसने चुप्पियों की मजदूरी में काट दिए थे। बक्से के उस आधे खुले ढक्कन को देखते हुए रामू के भीतर एक ऐसी खामोश सहरन उठी, जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई समय अचानक सांस लेने लगा हो। और उसने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से बक्सा पूरी तरह खोला। अंदर पुराने कागजों की महक थी, वही महक जो उसकी पत्नी के दुपट्टे में हल्के से रहती थी। और वही महक अचानक उसकी आंखों के पीछे गहरे दर्द की लहरें ले आई, जैसे कोई याद उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, यही हूं, बस सुनते रहो। बक्से में कई चीजें थी। एक छोटा सा कपड़े का थैला, 2 मुड़े हुए कागज और एक पुराना चांदी का बटन, जो शायद किसी शर्त से निकला होगा। पर इन सब के बीच जो चीज सबसे अलग लग रही थी, वो थी एक छोटी सी चाबी, बहुत हल्की, बहुत पतली, और उसके दांतों पर हल्की सी मिट्टी जैसे किसी और ताले की कहानी लेकर आई हो। रामू ने चाबी उठाई और उसके उंगलियों में एक गर्माहट सी दौड़ गई, जैसे चाबी ने उसे पहचान लिया हो, जैसे वो किसी ऐसे राज का संकेत दे रही हो जिसे उसकी पत्नी अपने जाने से पहले उसके हाथों में सौंपना चाहती थी। उसने कागज खोले। पहले वाले पर सिर्फ एक शब्द था, तुम्हारा, और यह शब्द उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था, क्योंकि उसमें शिकायत नहीं, बस एक ऐसी नरमी थी जो किसी के बहुत टूटने के बाद ही मिलती है। दूसरे कागज पर कुछ लिखा था, पर स्याही इतनी धुंधली हो चुकी थी कि शब्द साफ दिखाई नहीं देते थे। और रामू ने उसे रोशनी के नीचे ले जाकर देखा। बस कुछ अक्षर ही चमके, मानो कोई छिपा हुआ नाम, कोई छिपी जगह, या कोई आधा रहस्य अब भी अपनी काया बचाकर खड़ा हो। तभी खिड़की से आती हवा तेज हो गई और दीवार पर टंगा आईना हल्का सा हिलकर एक टनकार सी आवाज निकाल गया, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसके किनारे को छुआ हो। रामू तुरंत पलटा, और कुछ पल के लिए उसे लगा कि आईने के भीतर कोई अक्स खड़ा है, बहुत धुंधला, बहुत परिचित, जैसे उसकी पत्नी की परछाई पीछे मुड़कर उसे कुछ कहना चाहती हो। उसने पलकें झपकाई और अक्स गायब हो गया, पर उसकी धड़कनें वापस अपनी जगह नहीं आई। वो बक्से के पास बैठ गया, चाबी हाथ में पकड़े, और एक गहरी सांस भरकर उसने अपने भीतर के डर को थोड़ा पीछे धकेला, क्योंकि अब जो सच सामने आ रहा था वो उससे भागने का नहीं, बल्कि उसे समझने का था। उसने चाबी को पुराने कमरे में रखा, ताले से मिलाने की कोशिश की, पर चाबी उस ताले की नहीं थी। फिर किसकी थी? शायद किसी ऐसी जगह की जहां उसकी पत्नी रोज जाती थी, या किसी ऐसे बक्से की जो उसने कभी देखा ही नहीं। उसके मन में एक शक उभरा, गांव के बाहर जो पुरानी छोड़ी गई कोठरी थी, जहां कभी कोई कदम नहीं रखता, क्या वो उसी की चाबी हो सकती है? ये सोचते ही उसके भीतर का रहस्य और गाढ़ा हो गया, जैसे रात की काली छत कुछ भारी होकर नीचे झुकाई हो। पर इसी घनेपन में उसे अपनी पत्नी की डायरी की वो पंक्ति याद आई, सच पास है, डरो मत। और ये पंक्ति उसकी सांसों में गर्माहट की तरह घुल गई, जैसे किसी ने उसके कंधे को नरमी से सहलाया हो
उसने महसूस किया कि वो अब उतना अकेला नहीं जितना वो वर्षों से सोचता रहा था। कभी कभी खोए हुए लोग अपने जाने के बाद भी हमारे साथ चलते हैं, बस अलग तरीकों से, और शायद आज रात उसी साथ का पहला संकेत था। चाबी को मुट्ठी में पकड़े उसने एक धीमी, स्थिर सांस ली और तय किया कि अगली सुबह वो उस पुरानी कोठरी तक जाएगा, क्योंकि सच वही उसकी प्रतीक्षा में खड़ा होगा, बिल्कुल उतनी ही खामोशी में जितनी उसकी रातें उसे सुनाती आई है। रात बीतते बीतते रामू बार बार करवटें बदलता रहा, मानो चाबी उसकी मुट्ठी में नहीं बल्कि उसके दिल के भीतर चुभी हो। और जैसे ही सुबह की पहली मुंहदेखी रोशनी खिड़की पर आई, उसने महसूस किया कि आज की हवा में कुछ अलग है। एक हल्की सी बेचैनी, एक छोटी सी उम्मीद, और दूर कहीं से आती किसी पुराने आहट की आवाज। उसने धीरे से उठकर चाबी को कपड़े में लपेटा और गली की ओर कदम बढ़ाए, जहां सुबह की नरम धूल हवा में घुली थी और मकानों की दीवारें जैसे रात भर की कहानियों से भारी थी। गांव के बाहर वाली पगडंडी पर पहुंचकर उसे लगा जैसे हर कदम के नीचे कोई पुराना नाम दबा पड़ा हो, कोई भूला हुआ सच जो आज उसके सामने आने को तैयार हो। कुछ दूर चलने के बाद वो उस छोड़ी हुई कोठरी के सामने खड़ा था। कच्ची दीवारें, टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे और छत की झुकी हुई छाया जो हमेशा शाम से पहले ही अंधेरा ओढ़ लेती थी। उसने दरवाजे को छुआ, ठंडा, थरथराता हुआ, और चाबी को ताले में लगाने की कोशिश की, पर ताले में चाबी सरकते ही भीतर से एक हल्की सी टक की आवाज आई, जैसे किसी ने भीतर से ताला खोलने में उसकी मदद की हो। ताला धीरे धीरे घूम गया, जबकि जंग इतनी थी कि उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये इतनी आसानी से कैसे खुल गया। दरवाजा चरमराकर खिसका और भीतर की नमी ने उसकी सांसों को छू लिया। एक ऐसी नमी जिसमें पुराने कागजों, भूली हुई यादों और शायद किसी छुपे डर की गंध थी। कोठरी के अंदर एक छोटा सा खिड़की वाला कमरा था और दीवार के किनारे एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत थी, पर उसके बीच में एक जगह साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उंगलियों से वहां का धूल पोंछा हो। रामू के कदम धीमे हो गए और वो मेज की ओर बढ़ा तो उसे एक पुरानी नोटबुक दिखी, मोटी, गहरी धारियों वाली, उसकी पत्नी की लिखावट जैसी किसी हस्ताक्षर के कोने के साथ। उसने नोटबुक खोली और पहले ही पन्ने पर वो वाक्य लिखा था, जिसे पढ़कर उसकी आंखें भर आई। अगर कोई यहां तक पहुंचा है तो वो तुम ही होगे। इस वाक्य ने उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दी, क्योंकि ये नोटबुक उसकी पत्नी ने उसी के लिए रखी थी। शायद तब, जब वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि जीवन उसे किस मोड़ पर ले जाएगा। उसने पन्ने पलटे। कई पन्ने खाली थे, पर कुछ पन्नों पर अजीब सी बातें लिखी थी। तुम्हारी सलामती, जो बोझ मैंने उठाया, कहीं जाना पड़े तो अकेले मत रहना। और फिर बीच में एक पन्ना जिसमें सिर्फ एक तिथि दर्ज थी, एक ऐसी तिथि जो ठीक उसी दिन की थी जब उसकी पत्नी गांव से अचानक गायब हुई थी। ये देखकर रामू के भीतर एक गहरी लहर उठी। क्या वो जानती थी कि उस दिन क्या होने वाला है? उसने पन्ने के नीचे लिखे 2 और शब्द देखे, मुझे माफ कर देना, और इन शब्दों ने उसकी सांसें ठहरा कर रख दी, क्योंकि इतने सालों की चुप्पियों में यह पहली बार था जब उसे लगा कि असल सच किसी गलती से नहीं, बल्कि किसी संघर्ष से पैदा हुआ था, किसी ऐसे फैसले से जिसे उसकी पत्नी ने उसके लिए अकेले ढोया था। तभी हवा ने कोठरी की खिड़की को थोड़ा सा खोला और उसका कपड़ा हल्का सा उड़कर नोटबुक के पन्नों को छू गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलटने में उसकी मदद कर रहा हो। उस पल रामू को महसूस हुआ कि वो सच के बहुत करीब है, उस साए के बहुत करीब जो इतने महीनों से उसके आसपास घूम रहा था। और ये एहसास उसके भीतर एक शांत, धीमी, फिर भी भारी उम्मीद भर गया कि शायद आज वो उन परतों को हटा सकेगा जिनके नीचे उसकी पत्नी का असली संघर्ष दबा पड़ा था। नोटबुक के वे पन्ने हवा की हल्की छुअन से जैसे खुद ब खुद पलटते रहे, और रामू उस कोठरी की खामोशी में खड़ा महसूस करता रहा कि हर पन्ना उसके भीतर की किसी भूली हुई सांस को जगा रहा है।
उसने अगले पन्ने की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही कागज उसके उंगलियों के नीचे आया, उसमें से एक छोटी सी तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी, पीली सी, किनारों से मुड़ी हुई। और उस पर उसकी पत्नी खड़ी थी, किसी छोटे से अस्पताल के बाहर, चेहरे पर वही थकी मुस्कान जो वो अक्सर गहरी चिंताओं के बाद भी बरकरार रख लेती थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, बहुत हल्के, बहुत अस्थिर अक्षरों में। मैं मजबूरी में नहीं गई, मैं किसी की जिंदगी बचाने गई थी। ये वाक्य पढ़ते ही रामू के भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा टूटकर खुल गया। वो सहम कर मेज के सहारे टिक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी का जाना किसी और की धड़कन से जुड़ा होगा, किसी ऐसी कहानी से जो उसने उससे जीवन भर छुपा ली। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और उसके शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ी, जैसे अचानक कोई सत्य उसकी रगों में बहने लगा हो। तभी नोटबुक के अगले पन्ने पर एक और संकेत था, किसी का नाम आधा मिटा हुआ, बस इतना लिखित कि वो पहचान सके कि ये किसी अनजान आदमी का नाम नहीं, बल्कि किसी दूर शहर में रहने वाली उस लड़की का नाम था, जिसके बारे में उसकी पत्नी कभी कभी धीमे स्वर में बात करती थी। कोई बीमार बच्ची, कोई जिसे वो कभी मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। और रामू ने उस नाम को देखते हुए महसूस किया कि शायद उसकी पत्नी किसी और की मां जैसी थी, किसी का सहारा, किसी की आखिरी उम्मीद। अब उसके भीतर की हर गलतफहमी, हर तकरार, हर शिकायत खुद पर ही भारी पड़ने लगी। उसने कितनी आसानी से उसे गलत समझ लिया, कितनी आसानी से उसके चुप रहने को उसकी बेरुखी मान लिया। उसी पल कोठरी की छत से एक छोटा सा मिट्टी का कण गिरा और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी, मानो कोई कह रहा हो, आगे पढ़ो, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसने नोटबुक फिर खोली। इस बार पन्ने पर लंबी लिखावट थी, पर शब्द धुंधले थे, जैसे किसी जल्दबाजी में लिखे गए हों। उनमें एक पंक्ति साफ थी, अगर मैं लौट न सकूं तो उसी कोठरी में एक और चीज होगी, बस उसे ढूंढ लेना। ये शब्द पढ़ते ही उसने मेज के नीचे नजर दौड़ाई और वहां मिट्टी की परत में कुछ उभरा हुआ दिखा। एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स, लगभग छिपा हुआ, मानो जानबूझकर जमीन के रंग में घुला दिया गया हो। वो घुटनों के बल बैठा, बक्सा निकाला, बड़े सलीके से बनाया हुआ, पर इतना पुराना कि उसकी लकड़ी की नसें उभर आई थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, पर बक्से का ताला बंद था। वो पल भर के लिए रुक गया और तब उसे याद आया उसकी पत्नी के बक्से में मिली वही पतली, हल्की सी चाबी। उसने चाबी को जेब से निकाला, उंगलियों में थामा और जैसे ही ताले में लगाया, चाबी सहजता से घूम गई, इतनी आसानी से कि उसे लगा जैसे ये ताला वर्षों से इसी क्षण के इंतजार में था। बक्सा खुलते ही उसमें रखी एक पतली सी चिट्ठी उसके हाथों में आ गिरी, उसकी पत्नी की साफ लिखावट में, और उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। ये वाक्य पढ़ते ही उसके भीतर की सारी थकान, सारी उलझन, सारी रातों का डर जैसे पिघलकर आंसुओं के रूप में उसकी पलकों पर जमा होने लगा। धीरे, शांत, बिना किसी आवाज के। उस चिट्ठी को हाथ में लिए रामू कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे पूरे कमरे की हवा उस एक वाक्य के भार से भारी हो गई हो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। और ये लाइन उसकी सांसों में ऐसे उतरी जैसे किसी भूली हुई आवाज ने अचानक उसके भीतर से पुकारा हो। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी और उसने बक्से को और गहराई से देखने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके भीतर और भी कुछ है जो उसकी पत्नी ने सिर्फ उसी के लिए छोड़ा था। बक्से की तली के नीचे उंगली जाते ही उसे एक पतला सा कागज मिला, बहुत नरम, मानो किसी ने उसे वर्षों तक अपने दिल के पास रखा हो। उस कागज को खोलने पर उसे एक नक्शे जैसा कुछ दिखाई दिया, बहुत साधारण सा खाका, गांव के बाहर वाली नदी के पास का, जहां वो और उसकी पत्नी कभी शाम को बैठकर जल की सतह पर परछाइयां गिना करते थे। नक्शे के किनारे एक तीर था और उसके नीचे लिखा था, जो सच में बोल न सकी वो वही है, जहां पानी हर आवाज को धीरे से छुपा लेता है।
ये पंक्ति पढ़ते ही रामू को जैसे अपने पैरों को महसूस करना कठिन हो गया, क्योंकि उसके मन में एक डर और एक उम्मीद दोनों एक साथ उठे। जैसे कोई आधा खोया हुआ दर्द अब पूरी तरह उभरने वाला हो। वो कोठरी के बाहर निकला तो सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ आया था और पगडंडी पर उसकी परछाई पहले से लंबी दिख रही थी, जैसे वो भी उसके पीछे पीछे चलकर उसकी पत्नी की कहानी सुनना चाहती हो। हवा अचानक कुछ हल्की लगी, जैसे किसी ने उसके कंधे से एक पुरानी थकान उतार दी हो। पर जैसे ही वो नदी की ओर रास्ते में उसे अचानक वो छोटी लड़की मिली जो अक्सर फूल बटोरते हुए उससे सवाल करती थी। आज उसने ना कोई फूल उठाया, ना कोई हंसी उसकी ओर फेंकी, बस एकटक उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, काका, कल रात आपकी खिड़की में कोई रो रहा था। ये सुनकर रामू का दिल जैसे एक पल को रुक गया। क्या वो वही साया था, वही अधूरी उपस्थिति जो कई रातों से उसके आसपास भटक रही थी? उसने लड़की को कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अब वो डर से ज्यादा एक अजीब सी अपनापन महसूस कर रहा था, मानो उसकी पत्नी दूर से उसे अपने सच की ओर ले जा रही हो, कदम कदम पर संकेत छोड़ते हुए। नदी के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि वहां की हवा गांव से कुछ अलग थी, जैसे पानी अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए बैठा हो। लहरों की आवाज धीमी थी, बहुत धीमी, मानो किसी की सांसों की लय हो। उसने नक्शा खोला और उसमें बने छोटे से चिन्ह को ध्यान से देखा। वो पुराने पीपल के ठीक नीचे था, जहां नदी का किनारा थोड़ा झुकता हुआ एक पथरीली जगह बनाता था। वो वहां जाकर घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से मिट्टी हटाई और कुछ ही क्षणों बाद उसकी उंगलियों ने किसी कठोर चीज को छुआ। एक धातु का छोटा डिब्बा, जंग लगा हुआ, लेकिन इतना ठोस कि लगता था जैसे उसे किसी उद्देश्य से वहां दबाया गया हो। उसने उसे बाहर निकाला और डिब्बे की ठंडक उसकी हथेलियों में उतर गई, एक ठंडक जिसमें समय की लंबी चुप्पी छिपी थी। डिब्बा खोलने पर उसे एक और कागज मिला, इस बार ज्यादा साफ, कम धुंधला, और उस पर उसकी पत्नी की वही लिखावट थी, अगर तुम ये पा गए हो तो अब तुम्हें मेरे डर के पीछे की कहानी जानने का हक है। ये पढ़ते ही रामू की आंखों में एक दर्दनाक चमक उभरी, क्योंकि ये सच अब सिर्फ अतीत को नहीं छूने वाला था, बल्कि उन सवालों को भी जिनसे वो वर्षों से बचता आया था। उस कागज की पंक्तियां जैसे धीरे धीरे उसके अंदर उतरती गई और रामू कुछ क्षण तक नदी की हल्की थपकियों को सुनता रहा, मानो पानी भी उसकी पत्नी की कहानी का हिस्सा बन चुका हो, मानो हर लहर किसी अनकह सच को उसकी हथेलियों में रख रही हो। उसने कागज को सावधानी से खोला और अगली पंक्तियां पढ़ते ही उसकी रूह में एक गहरा कंपन उठा। जिस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैं गई थी, वो अकेली नहीं थी, रामू, उसकी छाया हमेशा मेरे साथ रही, और वही छाया अब तुम्हें भी जाननी होगी। ये वाक्य उसके भीतर कहीं बहुत गहरे घुस गया, जैसे किसी पुरानी दीवार में अचानक एक हल्की दरार से रोशनी टपक पड़ी हो। कागज की तह में उसे एक और छोटी चीज मिली, एक पुरानी सी काली धागे की कंगन जैसी गांठ, जो बच्चों के हाथ में सुरक्षा के लिए बांधी जाती है। उसने जब उसे उठाया तो उसकी उंगलियों में एक हल्की गुनगुनाहट सी उतरी, जैसे उस धागे ने किसी का स्पर्श अपने भीतर संजो कर रखा हो। उसके मन में अचानक वो बच्ची की झलक उभर आई, जिसका नाम उसकी पत्नी ने कभी पूरी तरह नहीं बताया था, बस कहा था कि वो रातों में डरकर रो जाती है। रामू की सांसें भारी हो गई, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि उसकी पत्नी के गायब होने का सच किसी और के बोझ से जुड़ा था, किसी ऐसी जिम्मेदारी से जिसे उसने अकेले ढोना चुना था। नदी के ऊपर से आती हवा थोड़ी तेज हुई और उसके गाल से टकराकर जैसे कोई नरम उंगली उसके आंसू पहुंच गई। उसने कागज वापस पढ़ा और आखिरी लाइन ने उसके दिल को ठहरा कर रख दिया। अगर तुम ये धागा महसूस कर पा रहे हो तो वो तुम्हारे आसपास है, तुम्हें देखती हुई, तुम्हें बताने की कोशिश करती हुई कि वो अकेली नहीं थी। ये पढ़ते ही रामू के पैरों के नीचे की मिट्टी कुछ नरम लगी, जैसे जमीन खुद उस सच की गहराई समझ रही हो। उसने नदी की ओर देखा
और उसे लगा जैसे पानी की सतह पर हल्की सी परछाई तैर रही है, बहुत धुंधली, बहुत शांत, जैसे किसी बच्चे का चेहरा जिसकी आंखें थककर बंद हो रही हों। वो घबरा नहीं पड़ा, बल्कि उसके भीतर एक अजीब सी करुणा भर आई, क्योंकि ये साया अब डर का नहीं, बल्कि किसी ऐसे रिश्ते का था जिसे उसकी पत्नी पीछे छोड़ गई थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे वो अब तक समझ ही नहीं पाया था। उसी क्षण उसके पीछे की झाड़ियों में कोई हल्की सी आहट हुई और उसने पलट कर देखा। एक छोटा सा कपड़ा, शायद किसी बच्चे का, आधा मिट्टी में दबा पड़ा था। वो झुककर उसे उठा लेता है। उस पर वही काले धागे की गांठ जैसे किसी ने कभी बांधी थी। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। वो बच्ची, वो अस्पताल, वो फोटो और उसकी पत्नी का अजीब सा डर। शायद वो बच्ची सिर्फ किसी अजनबी की नहीं थी। शायद उसकी पत्नी के दिल में वो जगह रख चुकी थी जहां छिपा हुआ सच अक्सर अपने लिए घर बना लेता है। उसकी उंगलियों में पकड़ा छोटा कपड़ा अचानक हल्का सा हिलने लगा, बहुत धीमे, जैसे हवा में कोई धीमी सांस भरी गई हो। और उसने महसूस किया कि अब वो एक नई परत के सामने खड़ा है, उस परत के जहां से उसकी पत्नी की कहानी सचमुच शुरू होती थी और जहां से उसके अपने पछतावे धीरे धीरे पिघलने वाले थे। उस छोटे से कपड़े को हाथ में लिए जब रामू धीरे धीरे खड़ा हुआ, तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा अचानक भारी होने के बजाय हल्की होने लगी है, मानो किसी ने उसके कानों में बहुत धीमे कहा हो, अब तुम समझ रहे हो। और वो इस बदलाव को महसूस करते हुए नदी किनारे कुछ कदम आगे बढ़ा। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें थीं और हर लहर जैसे किसी भूली हुई रुलाई की तरह उठती और शांत हो जाती। और उसे लगा कि उस बच्ची का साया वही कहीं पानी के पास खड़ा है, जैसे शर्माते हुए अपना सिर नीचे किए। उसकी पत्नी की डायरी की पंक्तियां फिर उसके मन में गूंजने लगी। वो अकेली नहीं थी और ये वाक्य इतने वर्षों की गलतफहमियों की धूल को एक एक करके उसके दिल से हटाने लगा। उसने कपड़े को अपने सीने से लगाया और अचानक उसे लगा कि किसी नन्हे हाथ ने उसकी उंगलियां छुई हैं, बहुत हल्के, बहुत कोमल स्पर्श से, जैसे किसी बच्चे ने पहली बार किसी सुरक्षित जगह को महसूस किया हो। डर की जगह अब उसके भीतर एक अनकही जिम्मेदारी जन्म ले रही थी। और उसी क्षण नदी की तरफ से आती हवा थोड़ी गर्म हुई, जैसे कोई छोटा सा चेहरा उसकी ओर मुस्कुराया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि दूर खड़ी उस पुरानी कोठरी की दीवार पर एक नन्ही परछाई कुछ पल के लिए उभरी, बहुत छोटी, बहुत मासूम, और फिर हवा में घुलकर गायब हो गई। ये दृश्य उसकी आंखों में एक बेहद धीमी सी नमी भर गया और वो समझ गया कि उसकी पत्नी ने किसी अनजान बच्चे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो बोझ जिसे वो अकेले झेल गई, वो डर जिसे वो जाहिर नहीं कर सकी। उसने कागज की अगली पंक्तियां पढ़ी। मैंने उस मासूम को बचाने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसे मुझसे छीन लिया। और उसी दिन मैंने महसूस किया कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाती, वो बस मेरे साथ रहना बंद कर देती है। इस पंक्ति ने रामू के दिल में एक लंबी दरार सी खींच दी, क्योंकि अब उसे समझ आया कि उसकी पत्नी के जाने के पीछे न सिर्फ संघर्ष था, बल्कि एक गहरा अपराध बोध भी, एक ऐसा बोझ जिसने उसे अपने ही घर से दूर कर दिया। नदी के पानी पर अचानक एक हल्की लहर उठी और रामू को लगा जैसे कोई नन्ही आवाज उसकी तरफ फुसफुसाकर कह रही है, उसे दोष मत देना। ये एहसास उसकी आंखों में भर आया और उसने उस काले धागे की गांठ को फिर हाथ में लिया। अब वो एक ताबीज की तरह महसूस हो रहा था, किसी अधूरी कहानी का धड़कता हुआ टुकड़ा। उसने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखते हुए धीरे से बोला, मैं किसी को दोष नहीं देता, न उसे, न तुम्हें। और जैसे ही ये शब्द हवा में तैरकर पानी तक पहुंचे, लहरें अचानक शांत हो गई, मानो किसी नन्हे मन को आखिरकार सुकून मिल गया हो। वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ, कपड़ा और कागज अपने पास रखकर उस पगडंडी की ओर बढ़ा जो उसे वापस गांव ले जा रही थी। लेकिन अब उसके कदम भारी नहीं थे, उनमें एक धीमी सी गर्माहट थी,
जैसे किसी ने उसके भीतर की लंबी अंधेरी रात को छूकर कहा हो, अब सुबह की ओर चलो। गांव की ओर लौटते हुए रामू के कदम जैसे किसी नई धुन में ढल गए थे। न बहुत तेज, न बहुत धीमे, बस इतने शांत कि हर कदम में एक स्वीकार, एक समझ, एक नरमी घुली हुई थी। पगडंडी के दोनों ओर खड़े पेड़ों की परछाइयां हल्की हवा में झूल रही थी, और वो महसूस कर सकता था कि उनमें से गुजरते हुए कोई अदृश्य उपस्थिति उसके साथ साथ चल रही है। मानो उस मासूम बच्ची की छाया अब अकेली नहीं रही, मानो उसकी पत्नी की अनकही सांसें भी आज पहली बार उसके कदमों की ताल में शामिल हो गई हों। घर के पास पहुंचते ही उसकी नजर उस पुरानी खिड़की पर गई, जिसकी लकड़ी के किनारे सालों से चुप्पियों की धूल ढोते आए थे। और जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुआ, खिड़की का एक पल्ला बहुत हल्के से हिला, जैसे किसी ने भीतर से उसे एक छोटी सी सलाम भेजी हो। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, हवा में उस संकेत को महसूस करता रहा, और फिर धीरे से अंदर कदम रखा। कमरे के भीतर वो वही पुरानी खामोशी थी, लेकिन आज उसमें डर नहीं था, बस एक मीठी सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने इस घर को बहुत देर बाद अंदर से एक छोटी सी रोशनी दी हो। उसने काले धागे की गांठ को मेज पर रखा, और ऐसा लगा जैसे गांठ में बंद वो मासूम सा स्पर्श कमरे में एक हल्का सा कंपन छोड़ गया हो। उसी कंपन में उसे लगा कि आईने के भीतर कोई बहुत मुलायम सी लहर उठी, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से उसे मुस्कुराकर देखा हो, बहुत धीमे, बहुत शांत। खिड़की से आती हवा ने उसके चेहरे को छुआ, और उसी हवा में उसे अपनी पत्नी की आवाज का एक बेहद हल्का अंश सुनाई दिया। मैंने कोशिश की थी सिर्फ बचाने की। यह आवाज इतनी धीमी थी कि कोई और सुन नहीं सकता था, पर उसे ये उसके भीतर उतरती महसूस हुई, जैसे किसी पुराने घाव पर पहली बार मरहम लगा हो। उसने कुर्सी पर बैठते हुए महसूस किया कि आज उसकी थकान वैसी नहीं थी। आज वो किसी हार की थकान नहीं, बल्कि किसी सच को छू लेने के बाद की राहत थी। उसने डायरी को फिर खोला और कुछ अजीब देखा। एक पन्ना हल्का सा मुड़ा हुआ था, जबकि उसने उसे सीधा रखा था। उस पन्ने पर आधी मिट चुकी एक लाइन थी, काश मैं तुम्हें बता पाती कि वो बच्ची मेरे लिए क्या थी। और फिर शब्द धुंधले थे, पर अब धुंधलापन भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। उसके पास अब उन अधूरे शब्दों का अर्थ था, वो भाव था, वो दर्द था, और वो सच्चाई जो उसकी पत्नी ने कभी बोल नहीं पाई। खिड़की के बाहर गली में बच्चों की हल्की आवाजें उठीं, और रामू ने देखा कि वही छोटी लड़की जो हमेशा फूल लेकर घूमती थी, दरवाजे के करीब खड़ी थी, उसकी ओर देखते हुए एक बेहद मासूम सी मुस्कान के साथ, जैसे वो कुछ समझ गई हो जो बड़े भी नहीं समझ पाते। रामू ने उसे हाथ से इशारा किया और वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, लेकिन घर के भीतर नहीं आई। सिर्फ वही खड़ी होकर बोली, काका, आज आपके घर में रोशनी ज्यादा है। ये सुनकर रामू के होठों पर एक हल्की शांत मुस्कान आ गई, क्योंकि शायद सचमुच आज इस घर में किसी अदृश्य रिश्ते को सुकून मिला था, किसी पुरानी रूह को मुक्ति, किसी नन्ही छाया को आराम, और किसी टूटे दिल को पहली बार शांति। लड़की चली गई और रामू कमरे के बीच खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसे लगा कि उसके भीतर से कोई बहुत नरम सी आवाज कह रही है, आगे बढ़ो, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। उस आवाज में उसकी पत्नी की थकावट नहीं थी, सिर्फ वो गर्माहट थी जो एक अधूरे सच के पूरा होने पर मिलती है। और रामू ने गहरी सांस लेकर उसी दिशा में देखना शुरू किया जहां अब उसका दिल उसे ले जाना चाहता था। उस दिशा में देखते हुए जहां अब उसका दिल उसे बुला रहा था, रामू को ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा हल्की सी कांपी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी पीठ पर एक शांत, भरोसेमंद थपकी दी हो। और उसने धीरे धीरे वो डायरी उठाई जिसमें उसकी पत्नी के शब्द आधे बिखरे, आधे छुपे हुए थे। पन्नों को पलटते पलटते वो एक ऐसे पन्ने पर पहुंचा जो पहले कभी ध्यान में नहीं आया था, हल्का सा मुड़ा हुआ, मानो किसी ने उसे बहुत कोमलता से बार बार छुआ हो। और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक छोटी रेखा उभर आई। अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी कहानी आधी है,
तो समझ लेना कि बाकी आधी कहानी तुम्हें पूरा करनी होगी। ये पढ़ते ही उसके भीतर जैसे कोई धीमी सी रोशनी जग उठी। एक ऐसा एहसास कि शायद उसकी पत्नी चाहती थी कि वो सिर्फ सच जाने ही नहीं, बल्कि उस बच्चे की अधूरी मौजूदगी को भी अपने दिल में जगह दे, ताकि उसकी रूह भटक कर नहीं रह जाए। उसने मेज पर रखा काले धागे का छोटा सा ताबीज उठाया और अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। अब उसमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी, बल्कि एक नरम सी गर्माहट थी, जैसे किसी छोटी उंगली ने उसे अंदर से थाम रखा हो। खिड़की के पल्ले ने फिर हल्की सी आवाज की, और वो चौंका नहीं। उसे मालूम था कि ये डर की आहट नहीं, बल्कि किसी शांत उपस्थिति का संकेत है। उसने दरवाजा खोला और आंगन में आया। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मिट्टी में वो सुनहरा उजाला फैल रहा था, जिसमें कभी वो और उसकी पत्नी बैठे घंटों बातें किया करते थे। उसे लगा कि कोई उसके बाएं कंधे के पास खड़ा है, बहुत हल्के, बहुत शांत, और उसने बिना देखे ही धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कहानी पूरी कर दूंगा। तुम दोनों की। हवा ने उसका जवाब जैसे थाम लिया, और उसी क्षण आंगन के कोने में रखी पुरानी मिट्टी की दिया वाली जगह पर एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य झिलमिलाहट उठी, जैसे किसी ने वहां एक पल के लिए रोशनी छुआई हो। रामू का दिल भराया। ये कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति थी जो अंततः चैन पा रही थी। वो घर के पुराने कमरे में वापस आया और उसने उसी जगह एक छोटा सा दीपक जला दिया, बहुत धीमी लौ वाला, बहुत शांत, जैसे किसी थकी हुई आत्मा को आखिर थोड़ी गर्म रोशनी मिल गई हो। लौ की छाया दीवार पर हिली और उसमें उसे एक पल के लिए वो छोटी बच्ची दिखी। हवा जितनी हल्की पर इतनी सच्ची कि उसने तुरंत आंखें बंद कर ले ली। उसने महसूस किया कि वो अब डर नहीं रही, बल्कि उसे धन्यवाद कहना चाहती है। रामू के भीतर एक धीरे धीरे उठती हुई राहत फैल गई, जैसे वर्षों से टंगी कोई भारी सांस आज जाकर पूरी निकल पाई हो। वो कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद की, और उसके भीतर एक बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज आई, शायद उसकी पत्नी की, अब बस एक कदम और फिर सब पूरा हो जाएगा। और उस आवाज में वो अपनापन था जिसने उसकी सारी रातों के पछतावे को एक ही पल में पिघलाकर नरम कर दिया। उस आखिरी कदम की पुकार सुनकर रामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कमरे की दीवारों पर लहराती दिए की नरम रोशनी को ऐसे देखा जैसे वह उसकी पत्नी और उस मासूम बच्ची की सांसों को थामे हुए हो। वो उठकर खिड़की के पास गया, जहां रात की हवा बहुत धीरे, लगभग शर्माती हुई भीतर आ रही थी, और खिड़की के पुराने लकड़ी के फ्रेम पर उसे एक बिल्कुल ताजी, बेहद हल्की नमी की लकीर दिखी, जैसे अभी अभी किसी ने उंगलियों से उसे छुआ हो। किसी नन्हे हाथ ने, किसी थकी हुई आत्मा ने, जो उसे आखिरी बार धन्यवाद कहने आई हो। उसने काले धागे की गांठ को अपनी कलाई के पास रखा, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि एक हल्की सी गर्म सांस उसकी उंगलियों पर पिघल गई। न डर का स्पर्श, न किसी रुलाई का, बस एक शांत विदाई का, जैसे कोई अनसुनी मुस्कान हवा में घुल गई हो। कमरे के भीतर रखा आईना बहुत धीरे से थरथराया, और उसकी सतह पर एक पल के लिए दो परछाइयां उभरी, एक उसकी पत्नी की, दूसरी उस बच्ची की, बहुत धुंधली, बहुत कोमल, जैसे किसी सपने का सबसे साफ हिस्सा। और फिर वे दोनों धीरे धीरे रोशनी में विलीन होती चली गई, जैसे अपना बोझ उसे सौंपकर अब संसार की हल्की हवा में मुक्त हो गई हो। रामू की सांसें भारी नहीं रहीं। उन्हें वर्षों बाद एक ऐसी राहत मिली थी जिसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता। उसने धीरे से दिए की लौ को देखा, और उसे लगा कि लौ पहले से ज्यादा स्थिर है, जैसे अब इस घर में कोई डर नहीं, कोई अनसुना दर्द नहीं, कोई भटका हुआ साया नहीं। वो बाहर आंगन में आया और आसमान की ओर देखा। सुबह की पहली रेखा क्षितिज पर बहुत धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे किसी पुराने घाव पर हल्की हल्दी का लेप रखा गया हो। उसकी पत्नी की आखिरी लिखावट, उसका संघर्ष, वो मासूम बच्ची और वो अधूरी कहानी, सब अब एक शांत नदी की तरह उसके भीतर बहने लगे। बिना किसी चुभन के, बिना किसी शोर के उसने खुद से धीरे से कहा,
अब सब पूरा हो गया। और हवा ने ये वाक्य ऐसे थामा जैसे कोई पुराने दर्द को उठाकर आसमान तक ले गई हो। घर लौटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल पहले से हल्की है। अब उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक शांत जीत थी। एक ऐसी जीत जिसे कोई शोर नहीं चाहिए होता, बस एक गहरी सांस, एक नरम रोशनी और वो एहसास कि किसी पुरानी भूल को अंततः माफ कर दिया गया है। उसने दिए की लौ को एक बार फिर देखा। वो बिना डगमगाए जल रही थी, जैसे किसी शांत आत्मा ने उसे अपने होने का आशीर्वाद दे दिया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की किसी पुरानी गहराई को हल्का सा छुआ हो, तो आज रात बस चुपचाप सो जाइए, क्योंकि शायद कुछ भूलें आखिरकार माफ कर दी जाती है। सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद नहीं, बस थोड़ी सी खामोशी छोड़ जाइए। यही काफी है।